बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो अदालत से ख़बर है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। इसमें दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने केस लगा हुआ था इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, और दोनों जज साहिबान ने जो है वो बड़ा मायूस कुन फ़ैसला दिया है। यानी जो सोच कर गई थी इमरान खान साहब की फ़ैमिली या उनके वकला, वैसा नहीं हुआ बल्कि उसका उलट हो गया है। ये उम्मीद करके गए थे कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और सोमरू साहब जो दोनों जज साहिबान हैं वो इमरान खान साहब के इलाज के लिए उनके डॉक्टरों को भी इजाज़त देंगे, फैमिली को भी इजाज़त देंगे और उनको अस्पताल मुंतकिल भी किया जाएगा। यानी तीन उसके अंदर मेन चीज़ें थीं दरख्वास्त के अंदर। नंबर एक, शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर दो, ज़ाती मुआलिजीन तक इमरान खान साहब को रसाई दी जाए, यानी उनके ज़ाती मुआलिजीन उनके इलाज के अमल में शामिल हों, अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नंबर तीन, जो इमरान खान साहब की फ़ैमिली है उनको इमरान खान साहब तक इलाज के मामले में भी रसाई दी जाए, ये कहा गया। लेकिन इसको भी मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि जेल रूल्स के मुताबिक फ़ैमिली को सिर्फ बताना ज़रूरी है। जब पूछा गया तो फैमिली को बताया था, तो कहा जी बुशरा बीबी को बता दिया था। यानी बुशरा बीबी जो जेल के अंदर बंद है उनको आगाह कर दिया जाए, उतना काफ़ी है ताकि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन ही ना मिले। जजों ने बड़ी बेबसी वाला फैसला दिया है। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा सिस्टम जकड़ा हुआ है, और वो तो जकड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि फ़ैसला सड़कों पे होगा। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी जल्दी समझ आ जाए या पाकिस्तानियों को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। जब तक इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत खड़ी नहीं होगी आकर, देखें लोग खड़े तो हैं लेकिन मामला बन नहीं रहा। लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कब निकलना और कैसे निकलना है, या उन्हें निकालने वाले जो हैं वो कोई लायामल नहीं दे पा रहे। अगर तो ये फैसला सड़कों पे होना है तो फिर आज हो जाए या 10 साल के बाद हो जाए, होना तो ये सड़कों पे। और इमरान खान साहब इस बारे में कई मरतबा कह चुके हैं। अब सिर्फ जो अदालती ऑर्डर है उसमें एक चीज़ है कि एक नया बोर्ड तश्कील दिया जाए डॉक्टरों का, और जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब के डॉक्टरों से राब्ते में रहे और बोर्ड फैसला करे कि इमरान खान साहब को अस्पताल लाना है या नहीं लेकर आना। इमरान खान साहब की जो फैमिली के साथ मुलाकातें हैं वो तो एक लार्जर बेंच पहले ही फैसला दे चुका है, और वो जो लार्जर बेंच का फैसला उसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं। यानी जो अमल दरामद होना था उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, लार्जर बेंच का फैसला भी नहीं माना जा रहा। तो ये बेंच भी कोई फैसला दे देता तो क्या गारंटी थी कि माना जाता। मेरे ख्याल जजों ने अपनी भी इज्जत बचाई है कि जो कहा जाता है वैसा फैसला दे दिया जाए, जैसा माहौल है वैसा फैसला दे दिया जाए। नवाज शरीफ को याद होगा, आपको अदालत गारंटियां मांगती थी और नवाज शरीफ को स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से बाहर रवाना कर दिया था सजा याफ्ता मुजरिम को। फिर वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल तक वापस ही नहीं आया। नवाज शरीफ के लिए ये अदालतें कुछ और थीं, इमरान खान के लिए ये अदालतें कुछ और हैं। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ और उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बाजवा अंदर से मिले हुए थे, और मौजूदा जो कैदी हैं इमरान खान साहब ये आसिम मुनीर के साथ मिले हुए नहीं हैं। यानी आसिम मुनीर से कोई हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस तरह की खबरें दी जाती हैं। नजम सेठी ने कहा कि 4 जर्नैल हैं रिटायर, वो कोई जाते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, दावा किया गया, और वो इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से तो जा नहीं सकते, लाजमी बात है कि भेजने वाले ही भेजते हैं। जब फैमिली नहीं मिल पा रही तो ये 4 रिटायर्ड जर्नैल कैसे जाके मिल सकते हैं। वैसे इन खबरों का कोई सर पैर है नहीं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने आकर भी कोशिश की है इमरान खान साहब की उनको मनाने की, कोई मामला हल करने की, लेकिन इमरान खान साहब किसी किस्म की डील पे आमादा नहीं हो रहे। देखिए जो कुछ आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के साथ कर दिया है ना, तो आसिम मुनीर के साथ डील करना तो इमरान खान के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, फ़ौज को, सबको ये बात सोचनी है कि क्या सिर्फ एक आसिम मुनीर के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं जो इस वक्त लिया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी पेश की इमरान खान साहब के वकील ने, और उन्होंने कहा कि कत्ल में मुलव्वस मुजरिम को उसकी आंख के इलाज के लिए गुज़िश्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ने रिहा किया है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदे ने कत्ल किया हुआ है और वो गिरफ्तार है, और चीफ जस्टिस ने एक दिन पहले उसकी आंख के इलाज के लिए उसको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान खान की आंख की बिनाई जा चुकी है, यानी उसकी आंख ज़ाया तो नहीं हुई थी लेकिन इमरान खान की तो आंख की बिनाई जा चुकी है, और उन्हें इलाज करने की इजाज़त नहीं है कि उनका इलाज वो करवाएं जाकर, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आ जाए नाज़रीन कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ, फिर वापस आऊँगा, आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा पाकिस्तान में से।
सबसे पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ को तलब कर दिया गया है सऊदी अरब में। इससे पहले आसिम मुनीर साहब को तलब किया गया था सऊदी अरब में, और अब शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में तलब किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि गुज़िश्ता चंद दौरों में, यानी 3-4 मरतबा ये हो चुका है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसकी वजह क्या है आप सारे बखूबी समझ सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे में, और अब पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से कि आओ और अपना मुआहदा पूरा करो, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है, बहुत तेल दिया है, बड़ी इमदाद दी है। अब या तो पाकिस्तान को उन सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा या पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब ये दिफाई मुआहदा एक तरफा था, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तय किया, शहबाज शरीफ ने साथ मिलकर मुआहदा कर दिया, कौम को कानो कान खबर ही नहीं हुई। ये अचानक जाते हैं, पता चलता है जी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया सऊदी अरब के साथ। पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुआ, किसी फोरम के ऊपर इस पर बातचीत ही नहीं हुई। भाई बातचीत तो होती, पता चलता कि क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ लड़ना है। यानी ये शिक इसमें हो सकती थी अगर किसी मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क से कोई झगड़ा होगा सऊदी अरब का, तो उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा, दिफाई मुआहदे में ये शामिल हो सकता था, लेकिन इसको पार्लियामेंट में लाया जाता तभी तो शामिल होता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है, और इससे पहले शहबाज शरीफ ने रब्ता किया था ईरानी सदर से। उसमें ईरानी सदर की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ था, पुतिन का भी रब्ता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को क्या पैगाम पहुंचाया। देखें, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े ख़ास लोगों में से एक है, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ख़ास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएँ किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक ख़बर भी लिखी है, और द गार्डियन का दावा है कि मरूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है, शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से रब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें, आप अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को ईरान ने मुस्तरद किया, क्योंकि ईरानी की आदत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रहे। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने का ऐलान काफ़ी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी तभी मुमकिन होगी जब अमेरिका ये पक्की ज़मानत देगा कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान जंगबंदी नहीं करना चाहता और दुश्मन के हर हमले का फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया ईरान से कि अब ईरान अपनी मर्जी से अटैक करेगा, ईरान पे अटैक किया जाए या ना किया जाए। हुज्जत तमाम हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल ने वादा खिलाफी करते हुए हमला कर दिया है, लिहाजा ईरान अब अपनी मर्जी से हमले करेगा। अब आबना हरमुज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। शहबाज शरीफ ने कोशिश की, विटकॉफ ने कोशिश की, कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा, क्योंकि 3 शराइत रख दी हैं ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी, उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तजारत की इजाज़त दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियाँ दी जाएं कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज अब आबनाए हरमुज़ को खुलवाए और पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबनाए हरमुज़ में से गुजरें। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी ज़ाती तौर पे किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता।
पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही खत्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी, ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बोंगी मार दी है कि सऊदी अरब जब बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है, और उसने पाकिस्तान को पुकारा तो पाकिस्तानियों ने साथ ही 10 अरब डॉलर मांग लिया कि जनाब 5 अरब डॉलर तो आप हमारे कौमी खजाने के अंदर रख दें, वहाँ पे डिपॉजिट कर दें, और 5 अरब डॉलर का आप हमें तेल दे दें। अब पाकिस्तान ने जब इस किस्म की डिमांड की तो ये बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल से फ़ायदा उठाएं। और ये देखें, सऊदी अरब के पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी और नौइयत के हैं। रियासतें अपने मफादात देखती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सऊदीज़ इस बात को भूलेंगे नहीं, वो इसको याद रखेंगे। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश की गई उसमें यह तो कहा गया कि ईरान ने खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ एरियाज़ पे अटैक किया, अमेरिकन अड्डों पे और बाकी जगहों पे, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की गई जिसमें सुप्रीम लीडर का कत्ल पे बात हो, या जिसमें अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत हो, या जिसमें 170 बच्चों की शहादत की मजम्मत की गई हो, या जो हज़ारों ज़ख्मी हो रहे हैं ईरान के अंदर उसकी मजम्मत की गई हो। 1500 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। 1100 से ज़ायद बच्चे ज़ख्मी और शहीद हुए हैं ईरान के अंदर, तो इनके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई। और 10 दिन में सिर्फ तेहरान के मेयर ने यह बताया कि 10 दिन में 9000 मकामात को निशाना बनाया गया। इतनी बमबारी ईरान के अंदर हुई है, इस पर कोई करारदाद पेश नहीं की गई। तो जब ये चीज़ें नहीं की जा रही तो ये दोगलापन नज़र आता है। यानी एक तरफा तो आप नहीं चल सकते ना, आपको तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आबनाए हुर्मत पे ईरान ने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे अभी तक की इतला के मुताबिक 13 जहाज़ों को आग लग चुकी है। 13 ऐसे जहाज़ जिन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की वो निशाना बनाए जा चुके हैं। नाज़रीन, मगरबी ममालिक इस मरतबा अमेरिका का वैसे साथ नहीं दे रहे। देखें, जो ये सोच है ना अरब ममालिक में कि अगर हम लड़ाई के अंदर उतरे तो अमेरिका और इसराइल पीछे हट जाएंगे और उसके बाद हमें ईरान के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए छोड़ देंगे और फिर हम हथियार ही खरीदते रहेंगे। वो महंगे हथियार हमें बेचे जाएंगे, कभी हमें हथियार बेचेगा अमेरिका, कभी बेचेगा कोई और मुल्क, कभी कोई मगरबी मुल्क। तो ये तो पैसा बनाएंगे हमसे और हम एक ऐसी लड़ाई में चले जाएंगे जो हमें तबाह करेगी। देखें ना, ईरान और इसराइल ये 2 मुल्क हैं इस रीजन में जिन्होंने अपने आप को ऐसे तैयार किया है कि किसी भी जंग की सूरत में अपने आप को बचा सके। इन्होंने जो तरक्की की है वो दिफाई नुक्ता नज़र से की है, ईरान ने और इसराइल ने। वो बंकर्स उन्होंने बनाए, इन्होंने ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हैं, उन्होंने अपने हथियार बनाए, इन्होंने अपने मिसाइल बनाए, उन्होंने अपने आप को ट्रेंड और अपने आप को डेवलप ऐसे किया है। ये जो खलीजी ममालिक है ना, इन्होंने दिफाई नुक्ता नज़र से अपने आप को डेवलप ही नहीं किया। इन्होंने अंधाधुंध तामीरात की हैं, बड़ी शानदार बिल्डिंग्स बनाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त सड़कें बनाई हैं, बड़ा शानदार किस्म का सिस्टम डेवलप किया है जदीद तरीन, लेकिन दिफाई नुक्ता नज़र से नहीं किया। तो ये बहुत वुल्नरेबल है। मिसाल के तौर पे 2 लोगों की लड़ाई हो जाए, एक का घर ईंटों से बना हुआ है और दूसरे का शीशे से बना हुआ है, और दोनों के हाथों में मारने के लिए पत्थर हो, तो नुकसान जो है वो शीशे का, कीमती घर जिसका होगा उसका होगा। तो अरब ममालिक ने अपने आप को दिफाई नुक्ता नज़र से डेवलप नहीं किया, इसराइल ने और ईरान ने किया है। तो उनका नुकसान उतना नहीं होगा जितना अरब ममालिक का हो जाएगा। वो इस बात को समझते हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ईरान पे दबाव डाल के जंग बंद करवाई जा सके। अब ओमान का स्टेटमेंट आया नाज़रीन, क्योंकि ओमान में एक बहुत बड़े ऑयल स्टोरेज के ऊपर अटैक हुआ था सलाला में, और बहुत आग वहाँ भड़की हुई है, और इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान ने यह कहा कि ओमान के अंदर जो अटैक हुआ वो हमने नहीं किया। अब ओमान के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है वो बड़ा शानदार। उन्होंने कहा जी ये जो जंग लगी है ना, इसका मकसद ईरान को कमज़ोर करना और ख़ित्ते की नई तश्कील करना है। यानी वो जो कहते हैं कि एक्सपेंशन करना चाह रहा है इसराइल, ग्रेटर इसराइल के मामला हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब ये तो खित्ते की नई तश्कील करने जा रहे हैं और ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोकना इस हमले का मकसद है, ये भी उन्होंने कहा। और फिर ओमान ने बड़ा क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया कि ओमान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया, ओमान उसका हिस्सा नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा। और इसराइल से ताल्लुकात कभी कायम नहीं करेंगे, उनके साथ हालात हमारे नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा क्लियर है ओमान की जानिब से, और ऐसा लगता है कि अरबों को ईरानियों से लड़ाने की जो कोशिश है वो उतनी कामयाब नहीं हुई अमेरिका की जानिब से जितने दावे शुरू में किए जा रहे थे या जिस किस्म की उम्मीद लगाई जा रही थी।
नादरीन, खलीजी ममालिक में जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो शदीद ख़तरे में पड़ गए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल के खलीजी ममालिक से जाना चाहते हैं और कई लोग कह रहे हैं जी वो वापस नहीं आएंगे, ये ममालिक महफूज नहीं है। और अरब ममालिक जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने तो अमेरिका पे इन्हिसार किया था, अरबों डॉलर खर्च किए थे कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, और जब वक्त आया तो ये निकल गए हमें अकेला छोड़ के, और इन्होंने हमसे ज़्यादा इसराइल की हिफाजत के लिए कोशिश की, बल्कि हमारे हथियार यहाँ से उठाकर इसराइल ले गए उनको बचाने के लिए, और अभी जनूबी कोरिया से भी हथियार उठाकर ला रहे हैं कि किसी तरह भी इसराइल की मदद की जाए। अब खलीज के अंदर जो मालियाती इदारे हैं वो अपने दफातर बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर मालियाती इदारों पे अटैक किया गया, उनके बैंक पे अटैक किया गया, तो ईरान की फ़ौज ने फिर ऐलान किया कि हम भी इसी तरह के हमले कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल के जो आलमी मालियाती इदारे या उनके शेयर्स जिनमें मौजूद हैं उनके ऊपर। तो फिर खलीजी ममालिक में बहुत तेज़ी से आलमी मालियाती इदारे अपने दफातर बंद कर रहे हैं और इसका भी नुकसान होगा। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि मगरबी ममालिक उस तरह से खड़े नहीं हुए अमेरिका के साथ जैसे पहले खड़े होते थे, यानी जर्मनी अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं बना। यहाँ बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट में बातचीत हुई, बड़ी शदीद तनकीद हुई हुकूमत के ऊपर, वो इस जंग का प्रॉपर हिस्सा नहीं बना। इसी तरह से फ्रांस ने मुखालफत की है, स्पेन ने मुखालफत की है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने मुखालफत की है, और अब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान जंग में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपने रवायती और पुराने इत्तेहादियों से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं, और अमेरिका के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से 2-3 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि बार्सिलोना स्पेन के अंदर एक पाकिस्तानी रहते थे, ये सोराब बाइक्स वाले हैं गालिबन, ये नुमान कैसर साहब, ये इनको स्पेन से वापस पाकिस्तान आए थे ये अपने मुकदमात का सामना करने के लिए, और रेड वारंट की वजह से आए थे, क्योंकि रेड वारंट हो गए थे और इंटरपोल के मामला थे, तो ये वापस पाकिस्तान आए, इन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, और उसके बाद जेल से निकलते हुए इन्हें वहाँ से अगवा कर लिया गया और इनको उठा कर ले गई पुलिस, और फिर जैसे CCD करती है इन्हें भी जाली पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। जब इन्हें पकड़ा गया था ना, तब ये आवाज़ उठाई गई थी कि इन्हें मार ना दिया जाए, बड़ी अपीलें की गई, सब ने ये बताया, लेकिन फिर मार दिया गया। अब मामला ये है कि कोई मुजरिम है, मुलजिम है, कातिल है, कुछ भी है, आपने अदालत के ज़रिए सज़ा देनी होती है। अदालत अगर ज़मानत दे रही है तो आप उसको बाहर निकाल के कत्ल कर सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। और देखें, इंटरपोल आप पे भरोसा कैसे करेगा? अब अगर आप इंटरपोल को कहेंगे रेड वारंट के ज़रिए किसी पाकिस्तानी को हवाले करें, तो वो पाकिस्तानी ये मिसालें पेश नहीं करेगा, जनाब ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, ये बंदा भी गया था, उन्होंने वहाँ कत्ल कर दिया, लिहाजा आप मुझे वापस ना भेजें, वहाँ पे तो उनको असाइलम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हरकत शुरू कर दी है पंजाब हुकूमत ने, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। नाज़रीन, लाहौर में एक और 2.5 साल का बच्चा गटर में गिर गया। अब टिकटॉकर किधर है बताए ना, वो तो बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनाब एयरपोर्ट के ऊपर मीटिंग, तो ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती, तो जनाब आ जाओ जी, सारा मीडिया इसको चला रहा था, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे कि दुनिया की सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक और बच्चा लाहौर में गटर में गिर के जाँ बहक हो गया, 2.5 साल का बच्चा था। अब किधर है? बोले ना, बात करें, सामने आए। नहीं, इनको सिर्फ सस्ता सौदा और चूरन बेचना होता है कौम के सामने, इन्हें अवाम से कोई लगाव नहीं है। गल्फ स्ट्रीम का जो इन्होंने जहाज़ लिया 11 अरब रुपए का, महंगा तरीन अयाशी वाला जहाज़, वो जहाज़ यूरोप में फिर रहा है, कभी वियना जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, कभी किसी और मुल्क में जाता है, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। पंजाब हुकूमत से पूछो, वो कहते हैं जी मरियम नवाज तो लाहौर में। अब मरियम नवाज लाहौर में है तो जहाज़ के झूले कौन ले रहा है? जहाज़ लेकर कौन निकल गया यूरोप? को फैमिली मेंबर है, कोई जानने वाला है, कोई वाकफ है, कोई सियासतदान है, कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कौन निकल गया जहाज़ लेकर यूरोप के टूर पे, और वो वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों में जहाज़ लेकर फिर रहा है? कौन इतना अय्याश और कौन इतना बड़ा आदमी है जिसके लिए कौम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का जहाज़, महंगा जहाज़ जिसके अंदर गोरे पायलट्स हैं, वो लेकर उसको लगा फिरता है यूरोप के अंदर, और कोई जवाब नहीं अब तक। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।